ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आकाश गुलेरिया ने कल्याण शास्त्री से पूछा, आप बस बताइए कि वह कौन है। वह चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं उन्हें खुद जाकर यहाँ ले आऊंगा। कल्याण शास्त्री ने मुस्कुराकर आकाश गुलेरिया से कहा, उनका नाम डॉक्टर वांगापट्टू है। आकाश गुलेरिया ने अपने असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शन देने के लिए अपना फोन निकाला। गुलेरिया परिवार भी बड़ी उम्मीद से आकाश की ओर देखने लगा था। कल्याण शास्त्री ने आकाश गुलेरिया को रोकते हुए कहा, देखो आकाश, डॉक्टर वांगापट्टू अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली अब उनकी याददाश्त भी बहुत कमजोर हो गई है। सालों से वह खुद ठीक से चल नहीं पाते। डॉक्टर वांगापट्टू की हालत ऐसी है, यह सुनकर गुलेरिया परिवार फिर से निराश हो गया। कल्याण शास्त्री ने आकाश के कंधे पर हाथ थपथपाते हुए पूछा, मगर आकाश, मैंने यह सुना है कि डॉक्टर वांगापट्टू ने अभी कुछ साल पहले अपने एक स्टूडेंट को अपनी सारी विद्या सिखाई थी। बस वो उनकी जिंदगी का और उनके कार्यकाल का आखिरी स्टूडेंट था। मगर यह कोई नहीं जानता कि उनका वह शिष्य कौन है, कहां से आया था और अब तक इस वक्त कहां है। हमें तो यह भी नहीं पता है कि वह कोई आदमी था या औरत। आकाश ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर अपने चाचा करण गुलेरिया को मायूसी के साथ देखा। करण गुलेरिया के मोशनलेस शरीर को देखकर आकाश की आंखें नम हो गई थी। कल्याण शास्त्री ने आकाश को आश्वासन देते हुए कहा, देखिए, आप लोग निराश न हो, भगवान सबका भला करता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मिस्टर करण गुलेरिया ठीक हो जाए तो आप लोगों को उनमें जीने की इच्छा शक्ति जगानी होगी। जब तक वह स्वयं जीने की इच्छा अपने अंदर नहीं जगाते, मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी ट्रीटमेंट से उन्हें होश में लाकर बस जिंदा रख सकता हूँ, वो भी कुछ वक्त के लिए बस। और अगर आप लोग उनके अंदर यह इच्छा नहीं जगा सकते हो तो फिर उन्हें बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जमीन आसमान एक करके डॉक्टर वांगापट्टू के शिष्य को ढूंढ लीजिए। अब मिस्टर करण गुलेरिया को सिर्फ वही बचा सकता है। आकाश ने करण गुलेरिया की ओर देखते हुए कल्याण शास्त्री से कहा, आप चाचा को बस होश में ला दीजिए, मैं डॉक्टर वांगापट्टू के शिष्य को बहुत जल्द ढूंढ लूंगा। आप बस किसी तरह चाचा को होश में लाइए। कल्याण शास्त्री ने मुस्कुराते हुए गुलेरिया परिवार को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। अब कमरे में आकाश, डॉक्टर सालनी और कल्याण शास्त्री करण गुलेरिया के पास मौजूद थे। कल्याण शास्त्री करण गुलेरिया के बेड के पास अपना आसन जमा कर बैठ गए। अपने शास्त्रों की और अपनी विद्या की पूजा करने के बाद उन्होंने कुछ लंबी सुई करण गुलेरिया के शरीर में अलग अलग जगह पर चुभाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कई सारी सुइयां करण गुलेरिया के शरीर में चुभा दी गई। फिर कल्याण शास्त्री ने अपने बैग से कुछ जड़ी बूटी निकाली। उन जड़ी बूटियों को एक टेबलेट के साथ मिलाकर उनका पाउडर बना लिया। वो पाउडर कल्याण शास्त्री ने करण गुलेरिया के मुंह में दबा दिया। कुछ देर कल्याण शास्त्री ने करण गुलेरिया के शरीर में अलग अलग पॉइंट्स को मसाज किया। थोड़ी देर बाद करण गुलेरिया के माथे से पसीना टपकने लगा। जैसे ही कल्याण शास्त्री ने करण गुलेरिया के चेहरे से टपकता हुआ पसीना देखा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह अपनी जगह से उठ खड़े हुए। नैपकिन से अपना हाथ पोंछते हुए कल्याण ने आकाश से कहा, मिस्टर करण गुलेरिया इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। आई थिंक कल तक उन्हें होश आ जाना चाहिए। यह बात सुनते ही आकाश गुलेरिया ने कल्याण शास्त्री के दोनों हाथ पकड़ लिए और उनसे कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर शास्त्री, आई एम सो थैंकफुल टू यू। कल्याण शास्त्री ने आकाश को आगे बोलते हुए रोक दिया और अपनी उंगली के इशारे से आकाश को वार्निंग देते हुए कहा, देखो मिस्टर आकाश, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यह इलाज सिर्फ टेम्पोरेरी है। उन्हें मैं सिर्फ जिंदा रख सकता हूँ, एक शरीर जो सिर्फ सांसें ले रहा है। अगर आप उन्हें फिर से पहले की तरह देखना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर वांगापट्टू के शिष्य को ढूंढना होगा। तब तक मैं डॉक्टर सालनी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह पर्सनली रोज यहाँ पर आए और मिस्टर करण गुलेरिया को अंडर ऑब्जर्वेशन रखे। मगर हमारे पास वक्त बहुत कम है। आकाश गुलेरिया कल्याण शास्त्री की बातों को सीरियसनेस समझ रहा था। उसने कल्याण शास्त्री से हाथ मिलाकर कहा, ठीक है, मैं जल्द ही उन्हें ढूंढने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारा ड्राइवर घर छोड़ देगा। एंड थैंक यू वंस अगेन। कल्याण शास्त्री और डॉक्टर सालनी आकाश गुलेरिया के साथ हाथ मिलाकर वहां से निकल गए। तभी कमरे में 21 साल की लंबी और सांवली सी लड़की अंदर आई।
उस लड़की ने आकाश से कहा, यह कल्याण शास्त्री खुद ही पापा का इलाज कर सकते हैं, मगर फिर भी पता नहीं क्यों तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। तुमने देखा ना, उनकी थोड़ी सी ट्रीटमेंट से पापा के शरीर पर इतना असर पड़ने लगा। आकाश ने उस लड़की को बिना देखे कहा, देखो मायरा, तुम अभी छोटी हो, कुछ चीजें तुम नहीं समझ पाओगी। तुम बस यह प्रे करो कि करण चाचा जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। उन्हें ठीक करके कल्याण शास्त्री अगर मार्केट में अपने नाम को पब्लिसिटी करना चाहते हैं, then let him do that. I don't mind. I want my uncle back. यह कहकर आकाश करण गुलेरिया के कमरे से बाहर चला गया। मायरा करण गुलेरिया की अडॉप्टेड डॉक्टर थी। करण गुलेरिया ने शादी नहीं की और खानदान के बाकी भाइयों को बेटे थे, इसलिए करण गुलेरिया ने और बाकी गुलेरिया परिवार ने सोचा कि एक बेटी गोद ली जाए। मायरा गुलेरिया पूरे परिवार की लाडली और सारे भाइयों की जान थी। बस मायरा डरती थी तो सिर्फ आकाश गुलेरिया से। आकाश वैसे तो बहुत ही सरल स्वभाव का लड़का था, मगर मायरा को हमेशा से लगता था कि करण और मायरा के बीच एक इनविजिबल दीवार थी। कार में बैठी डॉक्टर शालिनी गुलेरिया हाउस का आलीशान स्ट्रक्चर देख रही थी। गाड़ी जब हाईवे पर पहुंच गई तब भी गुलेरिया हाउस की इमारत और शानदार लाइटिंग कई किलोमीटर दूर से डॉक्टर शालिनी को दिखाई दे रही थी। डॉक्टर शालिनी ने अपने बगल में बैठे कल्याण शास्त्री से पूछा, सर, मुझे लगता है करण गुलेरिया बहुत क्रिटिकल है। अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है और जब तक वह खुद ही जिंदा नहीं रहना चाहते तो हम कैसे उनकी जान बचाएंगे। डॉक्टर शालिनी के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से करण गुलेरिया को ना तो एक्सटर्नल और ना ही इंटरनल इंजरी थी। उनके शरीर के वाइटल ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया था। कल्याण शास्त्री ने शालिनी की बात को बीच में रोकते हुए अपने हाथों की मुट्ठी खोली। मुट्ठी के अंदर आधी टेबलेट थी। कल्याण शास्त्री ने डॉक्टर शालिनी से कहा, गुलेरिया परिवार के घर रोज जाना। करण गुलेरिया को इसी तरह रोज अलग अलग पॉइंट पर प्रेशर देना और फिर ये आधी गोली उनके मुंह में रख देना। यह करण गुलेरिया को जिंदा रखने के लिए काफी होगा। डॉक्टर शालिनी कल्याण शास्त्री के हाथ में आधी टेबलेट देकर हैरान हो गई। उसने अपने दोनों हाथ अपने गाल पर रख दिए और कल्याण शास्त्री से पूछा, सर, कहीं ये अमृत टेबलेट तो नहीं। कल्याण शास्त्री ने इशारे से शालिनी को हाँ कहा। शालिनी थोड़ी नाराज होकर कल्याण शास्त्री से कहने लगी, सर, इसकी कीमत करोड़ों में थी। कल्याण शास्त्री ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए डॉक्टर शालिनी से चुप रहने का इशारा किया और कहा, हाँ, यह अमृत टेबलेट है, मगर मैं इस टेबलेट से करोड़ों नहीं कमाना चाहता। मेरा मकसद कहीं और पहुंचना है। तुम एक काम करो, हमारे ही किसी आदमी को मल्होत्रा फार्मेसी से अमृत टेबलेट की डील करने को कहो। किसी भी तरह हमारे पास अमृत टेबलेट का स्टॉक आना चाहिए, लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि हम अमृत टेबलेट्स मल्होत्रा फार्मेसी से खरीद रहे हैं। वह आज की बाजी जीत चुके हैं अमृत टेबलेट की वजह से, तो उसी टेबलेट की वजह से अगली बार बाजी हम जीतेंगे। डॉक्टर शालिनी समझ गई थी कल्याण शास्त्री क्या कहना चाहते थे। जब मार्केट में इस बात का पता चलेगा कि मिस्टर करण गुलेरिया को सिर्फ डॉक्टर वांगापटू बचा सकते थे, मगर वह काम कल्याण शास्त्री ने कर दिखाया, तो उनका नाम डॉक्टर वांगापटू की जगह लिया जाएगा, जो शास्त्री फार्मेसी के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। डॉक्टर शालिनी अपनी सीट पर सीधी होकर बैठ गई। शालिनी ने एक सच्चे शागिर्द की तरह कल्याण शास्त्री से कहा, आप फिक्र मत कीजिए गुरुजी, मैं कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। शाम ढलने वाली थी और आकाश में आधा चांद साफ नजर आ रहा था। दिल्ली का हाईवे ट्रैफिक से जाम था और दूर दूर तक हजारों कोर्स की टोल लाइट जलती हुई नजर आ रही थी। ट्रैफिक में फंसे कल्याण शास्त्री और शालिनी के मन में एक ही बात चल रही थी, कब हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। उधर मल्होत्रा हाउस के गार्डन में रिया किशन मामा, अंजलि मामी और नानी माँ के साथ खेल रही थी। किशन मामा, अंजलि मामी और नानी माँ रिया के साथ खेलते हुए बड़े खुश नजर आ रहे थे। रिया अपनी उम्र के बच्चों से काफी ज्यादा तेज थी। रिया की हाजिर जवाबी सुनकर और रिया की हरकतें देखकर नानी माँ को लग रहा था जैसे यह जनरेशन के बच्चे उनके जनरेशन के बच्चों से काफी ज्यादा तेज और स्मार्ट थे। टेक्नोलॉजी के बारे में रिया की नॉलेज और सूझबूझ देखकर किशन मामा और अंजलि मामी भी हैरान हो गए थे। जैसे ही अनिका बंगले से बाहर आई, अनिका ने नानी माँ की आंखों में कुछ आई ड्रॉप्स डाले और नानी माँ से पूछा, अब कैसा लग रहा है आपको? नानी माँ की आंखों के पास जो लाल निशान बने थे अब गायब हो चुके थे। नानी माँ की आंखें बिल्कुल नॉर्मल लग रही थीं, उनका विजन भी पूरी तरह से वापस आ गया था। अंजलि मामी को यकीन नहीं हो रहा था।
अभी कुछ दिन पहले 2 कदम चलने के लिए भी जिसे किसी के सहारे की जरूरत पड़ती थी, वह बिना सहारे रिया के पीछे दौड़ने लगी थी। आंखों में आई ड्रॉप पड़ते ही नानी माँ ने अपनी आंखें बंद कर ली और पास खड़ी अनिका से कहा, अब तो बस तुम ये ड्रॉप्स डालती हो तभी तकलीफ होती है, वरना तो तुम्हारी नानी माँ की आंखें इतनी तेज हो गई हैं, चाहो तो निशाना लगाने की कंपटीशन में भेज दो तो फर्स्ट आ जाऊंगी मैं। नानी माँ की यह बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। रिया नानी माँ के पास आकर अपना गेमिंग टैबलेट उन्हें दिखाकर बोली, बड़ी नानी, क्या मैं आपके लिए इसमें कोई शूटिंग गेम डाउनलोड कर दूं? हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। नानी माँ ने रिया के सर पर प्यार से हाथ मारकर कहा, चुप रह शैतान, सारा दिन मोबाइल में गेम खेलती रहती है, इतनी तेज है, पता नहीं पढ़ाई कब करेगी। किशन मामा नानी माँ की इस बात पर थोड़ा सीरियस हो गए। वो दबी आवाज में अनिका से कहने लगे, बेटा, माँ ठीक कह रही है। माना कि रिया बाकी बच्चों से काफी स्मार्ट है, लेकिन कब तक हम इस तरह हमेशा घर में ही उसे ट्रेनिंग देंगे? मुझे लगता है अब इसे किसी स्कूल में एडमिशन दिलवा देना चाहिए। एक्चुअली कई दिनों से अनिका भी इस बारे में सोच रही थी। जब वह बेंगलुरु से आई थी तब उसे ऐसा लगा था कि वह कुछ दिनों में वापस चली जाएगी, लेकिन अब जब उसे अपना खोया बेटा आर्यन वापस मिल चुका था तब उसे दिल्ली में ही रहना था। अनिका ने किशन मामा से कहा, जी मामा, दरअसल मैं यह सोच रही थी कि किसी अच्छे स्कूल में रिया का एडमिशन करवा दिया जाए। अनिका की इस बात का जवाब देते हुए अंजलि मामी ने कहा, तो जल्दी चलते हैं। देखो बेटा, दिल्ली के सबसे टॉप स्कूल तो एक ही है, सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल। इस स्कूल में सबसे बेस्ट टीचर और इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम को ध्यान में रखते हुए बच्चों को पढ़ाया जाता है। स्कूल को खुले अभी ज्यादा साल नहीं हुए, लेकिन कुछ ही सालों में स्कूल ने काफी नाम कमाया था। शहर के सबसे बड़े परिवार के बच्चे इसी स्कूल में जाते हैं। अंजलि मामी की इस बात पर किशन मामा कुछ सोचने लगे। थोड़ी देर बाद किशन मामा ने अनिका से कहा, बेटा, स्कूल की रिक्वायरमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। वह बच्चों का इंटरव्यू तो लेते ही है, मगर एडमिशन देने से पहले माँ बाप का भी एक कड़ा टेस्ट लिया जाता है। वो देखते हैं कि बच्चों के माँ बाप में कोई ऐसी खास बात है जिसकी वजह से उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिले, या फिर उनके क्रेडिट कार्ड में नो लिमिट ट्रांजैक्शन अलाउड हो। किशन मामा की यह बात सुनकर अनिका हैरान हो गई। अनिका को पता था कि आजकल स्कूल में एडमिशन लेना डॉक्टर की सीट मिलने से ज्यादा मुश्किल था। अगर अच्छी स्कूल में रिया को एडमिशन दिलाना होगा तो बहुत मोटी रकम चुकानी होगी, मगर अनिका को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माँ बाप में स्पेशल टैलेंट क्यों ढूंढ रहे थे स्कूल वाले मैनेजमेंट। अंजलि मामी ने अनिका को समझाते हुए कहा, बच्चे के माँ बाप में स्पेशल टैलेंट से उनका मतलब था कि कोई भी नामचीन माँ बाप का बच्चा अगर उनके स्कूल में आता है तो यह उनके लिए गर्व की बात होगी, या फिर ऐसे खानदान का बच्चा आए जिस खानदान के पास इतना पैसा हो कि स्कूल को जब चाहे जो चाहे मदद मिल सके। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ अगर बच्चों का झगड़ा हो जाए तो पूरे देश की इकोनॉमी हिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर दो खानदानों के टकराने का मतलब साफ था, इकोनॉमी में बड़ी उथल पुथल हो सकती थी। अनिका ने किशन मामा और अंजलि मामी से कहा, वह जल्द से जल्द स्कूल मैनेजमेंट से मिलना चाहेगी, क्योंकि अभी अभी टर्म शुरू हुई थी और अगर जल्दी ही एडमिशन की बात की जाए तो रिया का 1 साल बचाया जा सकता था। अंजलि मामी और किशन मामा ने सोचा कि जल्द ही वह मैनेजमेंट से किसी से बात करेंगे और जब वह अपॉइंटमेंट देंगे तो रिया को लेकर हम स्कूल चले जाएंगे। किशन मामा ने अनिका को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, हम अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे, मगर स्कूल से तुम ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि यह लोग सिर्फ उन्हीं बच्चों को एडमिशन देते हैं जिनका या तो पूरे देश में नाम है या इतना पैसा हो कि पूरे देश में उनकी कीमत हो, जैसे मारवा खानदान। तभी अनिका के फोन पर एक नाम फ्लैश हुआ। अनिका फोन पर फ्लैश होता हुआ नाम देखकर चौंक गई। स्क्रीन पर लिखा नाम पढ़ते ही अनिका ने अपने आप से कहा, अचानक यह क्यों फोन कर रहे हैं मुझे? अनिका ने अंजलि मामी और किशन मामा से कहा, मामा मामी, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं भी अटेंड करके आती हूँ। ये कहते हुए अनिका गार्डन में परिवार से थोड़ी दूर चली गई। अनिका ने जब फिर से फोन के स्क्रीन की ओर देखा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों बाद उसके गुरु डॉक्टर वांगाफटू उसे फोन कर रहे थे। अनिका डॉक्टर वांगाफटू को जितनी रिस्पेक्ट करती थी उससे कहीं ज्यादा उनसे डरती भी थी। डॉक्टर वांगाफटू बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे और बढ़ती उम्र के साथ उनका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था।
यहाँ तक कि फोन उठाने से भी अनिका को डर लग रहा था। किसी तरह अनिका ने हिम्मत करके डॉक्टर वांगापट्टू का फोन उठाया। फोन उठाते ही अनिका उनसे कुछ कहे उससे पहले डॉक्टर वांगापट्टू ने अनिका से पूछ लिया, कहाँ हो तुम इस वक्त? जल्दी जवाब दो। डॉक्टर वांगापट्टू इस वक्त तकरीबन 100 साल के थे। उनकी आवाज थोड़ी भारी थी और उनकी बात सुनने में थोड़ी अनक्लियर भी थी, मगर इतनी उम्र होने के बावजूद उनकी आवाज में कमजोरी बिल्कुल भी नहीं थी। अनिका ने डॉक्टर वांगापट्टू की बात का जवाब देते हुए कहा, सर मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ। मगर क्या बात है सर, आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं। डॉक्टर वांगापट्टू ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद अनिका की बात का जवाब दिया, दिल्ली में कोई गुलेरिया परिवार तुम्हें ढूंढ रहा है। उन्हें तुम्हारे पास किसी का इलाज करवाना है। क्या नाम था उनका? करण। हाँ, करण गुलेरिया। इससे पहले कि अनिका डॉक्टर वांगापट्टू को कह पाती कि वह जाने के लिए तैयार है, डॉक्टर वांगापट्टू ने अनिका से कहा, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं। वह आदमी बीमार नहीं है, उसने जीने की इच्छा छोड़ दी है और उसके शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। अभी उसे अमृत टेबलेट देकर जिंदा रखा गया है। अगर तुम वहाँ चली भी जाओ तो उनके अंदर तुम जीने की चाहत फिर से पैदा नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हारा वहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं है। डॉक्टर वांगा की बात सुनकर अनिका मन ही मन सोचने लगी कि अगर करण गुलेरिया अनिका की शक्ल देख लेता तो शायद उनके मरने की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि वह जानती थी कि करण गुलेरिया को अनिका को देखकर उसकी माँ स्वाति की याद जरूर आएगी। और अब तक अनिका ने करण गुलेरिया के बारे में जितनी बातें सुनी थी उससे यह साफ जाहिर था कि करण गुलेरिया अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से नफरत करता था तो वह थी स्वाति मल्होत्रा। अनिका ने डॉक्टर वांगापट्टू की बात मानते हुए उनसे कहा, ठीक है सर जी, नहीं जाऊंगी। सर बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनी है, आप कैसे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? फोन पर अनिका को डॉक्टर वांगापट्टू की सांसें तेज होने की आवाज आने लगी। डॉक्टर वांगापट्टू ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, मेरी तबीयत को क्या होने वाला था? इस दुनिया में सिर्फ एक बीमारी का कोई इलाज नहीं और वह है बुढ़ापा। अनिका ने हिम्मत करके डॉक्टर वांगापट्टू से पूछा, सर क्या मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ? बस एक बार आपको देखना चाहती हूँ। डॉक्टर वांगापट्टू ने गुस्सा होते हुए अनिका से कहा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं बचा जिसे देखकर किसी को खुशी होगी। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हो तो मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी है वह शिक्षा आगे बढ़ाना, मेरी कला और आयुर्वेद की परंपरा को आगे बढ़ाना। अगर तुमने मेरे लिए यह कर दिया तो समझ लेना तुमने मेरी सिखाई हुई हर चीज का मोल चुका दिया है। बूढ़े टीचर के मुंह से यह बात सुनकर अनिका की आंखें भर आई। अनिका ने फिर से अपने गुरु से पूछा, सर क्या आप मुझे एक बार देखना नहीं चाहते? अनिका की इस बात पर डॉक्टर वांगापट्टू की सांसें और तेज हो गई और उनका गुस्सा बढ़ने लगा था। उन्होंने आवाज ऊंची करते हुए अनिका से कहा, अब तुम कोई बच्ची नहीं रही, यह सब बातें अब तुम पर शोभा नहीं देती। यह कहते हुए डॉक्टर वांगापट्टू ने फोन कट कर दिया। अनिका को पता था कि डॉक्टर वांगापट्टू की अगर कोई एक चीज थी जिस पर वह काबू नहीं कर पा सकते थे तो वह थी उनके गुस्से की आदत। अनिका जितना डॉक्टर वांगापट्टू से डर रही थी उतने ही अनिका को उनकी चिंता भी थी। अगले दिन सुबह जब रिया जागी तो उसने देखा अनिका उसके बगल में सो रही थी। तो रिया को पता था कि मम्मा अभी और 2 घंटे तक जागने वाली नहीं थी। रिया ने अपनी मम्मा का लैपटॉप ऑन किया और सनी चाचू ने भेजे हुए लिंक पर लॉगिन कर दिया। सनी और रिया ने पहले ही अपनी मीटिंग का टाइम डिसाइड कर रखा था, इसलिए रिया अनिका के जागने से पहले ही अपनी लाइव स्ट्रीम खत्म करने वाली थी। रिया लैपटॉप पर सारी तैयारियां कर रही थी, तभी सनी का फोन आया। सनी ने रिया से कहा, देखो लाइव स्ट्रीमिंग की सारी तैयारियां हो चुकी है, तुम्हारे पूरे वर्ल्ड में काफी फैंस हैं। आज ऐसा कुछ करो कि तुम्हें लोग देखकर पागल हो जाएं और तुम पूरी दुनिया में मशहूर हो जाओ। थोड़ी देर सोचने के बाद रिया ने सनी से पूछा, मुझे लगता है मैं गेम खेलने में ही सबसे बेस्ट हूँ। लोग मुझे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि मैं उनके फेवरेट गेमर हूँ। क्यों न हम उनके सामने एक लाइव गेम खेलें। लाइव स्ट्रीमिंग में लाइव गेम, इससे उन्हें ऐसा लगेगा जैसे गेम खेलते वक्त वह मेरे साथ जुड़े हैं। रिया का यह आइडिया सुनकर सनी उछल पड़ा। सनी ने कहा, यह तो सॉलिड आइडिया है भतीजी, और अगर इस लाइव स्ट्रीम में मैं तुम्हारे साथ कम्पीट करूं तो हो सकता है कि मेरी भी फैन फॉलोइंग्स बढ़ जाएं। और अगर आज मैं तुम्हें हराने में कामयाब हो गया तो यह भी हो सकता है कि कल से तुम्हारी जगह लोग मेरे दीवाने हो जाएं। सनी की इस बात पर रिया ने सनी को चैलेंज करते हुए कहा, तो फिर हो जाए चैलेंज चाचा भतीजी में।
देखते हैं आज सबके सामने कौन हीरो बनेगा और कौन जीरो। करण गुलेरिया हाउस। जब सुबह करण गुलेरिया की आंखें खुली तो उनके नौकर ने उन्हें बताया कि आकाश सर सारी रात आपके बगल में बैठकर जाग रहे थे। नौकर की आवाज से आकाश, जो करण गुलेरिया के बेड के बिल्कुल बगल में एक चेयर पर सो रहा था, अचानक जाग गया। आकाश की लाल आंखों को देखकर करण समझ गया था कि आकाश पूरी रात सोया नहीं था। अपने चाचा को होश में आते देखकर आकाश बहुत खुश हो गया। उसने करण गुलेरिया का हाथ पकड़कर इमोशनल होकर उनसे कहा, चाचा, गुलेरिया परिवार को आपकी बहुत जरूरत है। मैं अकेला परिवार को और बिजनेस को नहीं संभाल सकता। मुझ में आप जितनी काबिलियत नहीं है। आप हम सबको छोड़कर इस तरह नहीं जा सकते। अभी आपको और हमारे साथ रहना होगा। यह कहते वक्त आकाश की आंखों से आंसू जरूर थे, मगर कहीं न कहीं आकाश झूठ बोल रहा था। कहने वाले यह भी कह रहे थे कि आकाश में बिजनेस और परिवार संभालने की सूझबूझ करण से भी ज्यादा थी और इसीलिए करण गुलेरिया के रिटायर होने के बावजूद आकाश ने परिवार और बिजनेस दोनों को इतनी अच्छी तरह संभाल कर रखा था। करण गुलेरिया ने अपनी आंखें झपकाते हुए आकाश से कहा, मैं ठीक हूँ बेटा। करण गुलेरिया की आवाज में बिल्कुल जोर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे 2 शब्द बोलने के बाद करण गुलेरिया थक गए थे। आकाश गुलेरिया को पता था कि उनके चाचा करण गुलेरिया को मोबाइल गेमिंग बहुत पसंद थी। उनका मन रखने के लिए आकाश ने अपनी जेब से फोन निकाला। फोन में एक एप्लीकेशन डाउन करते हुए आकाश ने करण गुलेरिया से कहा, चाचा, मुझे पता है आपको किस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। यह देखिए चाचा, आजकल ये गेम बहुत पॉपुलर है। मैं तो कहता हूँ एक बार आप भी इसे खेल के ट्राई कीजिए। एक जमाने में करण गुलेरिया एक गेमिंग एक्सपर्ट हुआ करता था, मगर स्वाति के जाने के बाद करण का किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। परिवार के लोगों ने बहुत कोशिश की ताकि करण किसी चीज में अपना इंटरेस्ट डेवलप करे। उसे बार बार नई गेमिंग टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाते रहते। बचपन में आकाश ने भी अपने चाचा के लिए तरह तरह की गेम्स ढूंढकर उन्हें गिफ्ट की थी, मगर किसी तरह करण किसी भी गेम में इंटरेस्ट नहीं बना पाया था। जैसे ही आकाश ने मोबाइल पर गेमिंग ऐप ऑन की, मोबाइल की स्क्रीन पर रिया और सनी की लाइव स्ट्रीम फ्लैश होने लगी। तभी करण गुलेरिया के कानों पर रिया की मीठी आवाज पड़ी। रिया सनी से कह रही थी, आज मेरे सारे फ्रेंड्स को पता चल जाएगा कि इतनी सी उम्र में मैं क्यों गेमिंग चैंपियन हूँ। जिस पर सनी ने कमेंट करते हुए कहा, आज मैं भी अपनी पूरी ताकत के साथ तैयार हूँ तुम्हें हराने के लिए। आखिर सुपरस्टार सनी एक छोटी सी स्वीट एंजल से हारेगा? बिल्कुल नहीं। यह कहते हुए सनी हंसने लगा था। तभी रिया ने सनी से कहा, स्वीट एंजल, नाम में आखिर बुराई क्या है? यह नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे किसी गुड़िया का नाम हो। रिया की यह बात जैसे ही करण गुलेरिया ने सुनी, करण की आंखें चौड़ी हो गई। करण गुलेरिया ने काफी वक्त में पहली बार अपने बेड से उठने की कोशिश की थी। उन्होंने आकाश का फोन अपने हाथों में ले लिया। आकाश और पास खड़े नौकर ने बिना कुछ कहे करण गुलेरिया को सपोर्ट देकर बेड पर बिठा दिया। करण गुलेरिया ने जब स्क्रीन पर स्वीट एंजल नाम पढ़ा तो उसे अचानक कुछ याद आने लगा। कुछ सालों पहले जब करण गुलेरिया और स्वाति मल्होत्रा इंटरनेट पर चैटिंग करते थे, करण इस बात पर हमेशा स्वाति को चिढ़ाता था कि स्वाति ने अपना चैटिंग नाम स्वीट एंजल रखा था। करण हमेशा स्वाति से पूछता था कि नाम हमेशा ताकतवर होना चाहिए, जैसे हिटमैन, करण, द रॉक स्टार। तब स्वाति उसे कहती थी कि नाम से ही इंसान का गुण पहचाना जाता है। मैं जैसी हूँ वैसा नाम रखूंगी, तुम जैसे हो वैसा नाम तुम रखो। अगर हमारी बेटी हुई तो मैं उसका नाम भी लिटिल एंजल रखूंगी, प्यारी सी गुड़िया लिटिल एंजल। करण गुलेरिया ने कांपते हुए हाथों से आकाश का मोबाइल अपने हाथ में पकड़ा। दूसरी ओर सनी ने जानबूझकर आज रिया के सामने एक ऐसी गेम रखी थी जो रिया के लिए बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही गेम शुरू हुई, रिया ने लाइव स्ट्रीम पर सनी से कहा, चाचू, यू आर टू स्मार्ट। आज लाइव स्ट्रीम पर तुमने गेम ही बदल डाली। मगर यह मत भूलना चाचू कि जीत हमेशा प्लेयर की होती है और चाहे गेम कोई भी हो, उसे समझने के लिए मुझे बस उस गेम पर थोड़ा वक्त बिताना है। रिया की बात का जवाब देते हुए सनी ने कहा, तो देखते हैं आज प्लेयर जीतता है या फिर इस गेम पर खेलने का मेरा एक्सपीरियंस। देखते ही देखते सनी और रिया की लाइव स्ट्रीम पर दुनिया भर से बहुत सारे गेमर जुड़ने लगे थे। कोई सनी को सपोर्ट कर रहा था तो कोई रिया को। गेम में सपोर्टर अपने फेवरेट प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए टोकन भेज रहे थे। हर 10 टोकन के लिए उन्हें चार्जेस भी भरने होते थे। क्योंकि सनी ये गेम पहले से जानता था, इसलिए उसके पास ज्यादा सपोर्टर्स गेम्स में जुड़ने लगे थे।
ज्यादातर लोग सनी की जीत पर वेट लगाने लगे और देखते ही देखते सनी का टोकन नंबर 1 लाख के पार हो गया था। सनी के कुछ सपोर्टर्स रिया को ट्रोल भी करने लगे थे। रिया उन सबकी बातों का प्यार से मगर बहुत चालाकी से जवाब देने लगी। किसी ने रिया को ट्रोल करते हुए लिखा, यह गेम छोड़ दो बच्चे, यह गेम बच्चों की नहीं है। सनी के इस सपोर्टर को जवाब देते हुए लाइव स्ट्रीम पर रिया ने कहा, गेम तो हमेशा बच्चे ही खेलते हैं, लेकिन हाँ, जब बड़े लोग बच्चों को खेलते हुए देख गेम से जुड़ने लगे तो समझ लो वह बच्चा बहुत बड़ा प्लेयर है। यह कहते हुए रिया अब गेम में सनी को हराना शुरू कर दिया। हालांकि सनी के पॉइंट्स और रिया के पॉइंट्स में अभी बहुत ज्यादा अंतर था। रिया को जल्द से जल्द ज्यादा टोकन जमा करने थे। जब तक सनी के सपोर्टर्स उसे टोकन देते रहेंगे रिया का जीतना बहुत मुश्किल था। सनी बहुत कॉन्फिडेंटली गेम खेल रहा था। आज उसे लगा कि रिया को हराने का उसका सपना पूरा हो जाएगा। तभी पलक झपकते ही सनी ने स्क्रीन पर देखा कि अचानक रिया के टोकन की वैल्यू सनी के टोकन से काफी ऊपर चली गई थी। लाइव स्ट्रीम पर रिया जोर से चिल्लाकर बोली, यह देखो मेरे टोकन तुमसे बढ़ गए, थैंक यू सो मच माय सपोर्टर फैन। रिया ने स्क्रीन पर जाकर देखा कि किसने उसे इतने सारे टोकन सपोर्ट में दिए थे। तब उसने देखा कि किसी एनोनिमस अकाउंट से किसी आदमी ने उसे यह टोकन दिए थे। जब रिया ने लाइव स्ट्रीम पर उस एनोनिमस आदमी से पूछा, आप कौन है, मैं आपका लाइव स्ट्रीम पर नाम लेकर आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं। रिया की स्क्रीन पर उस एनोनिमस आईडी से एक मैसेज फ्लैश हुआ जिसमें लिखा था, यू कैन कॉल मी योर फैन ग्रैंडफादर। रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर लाइव स्ट्रीम पर सबसे कहा, थैंक यू माय फैन नानो, आई लव यू सो मच। अब देखिए मैं दुश्मनों को कैसे इस गेम से आउट करती हूँ। रिया की यह बात सुनकर करण गुलेरिया के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। काफी सालों में पहली बार था कि करण गुलेरिया को परिवार ने इस तरह मुस्कुराते हुए देखा था। रिया को जीतते हुए देखकर सनी के अंदर का कंपेटिटर जाग गया था। सनी किसी भी तरह गेम में रिया के आगे जाना चाहता था, इसलिए सनी ने अपनी लाइव स्ट्रीम की लिंक अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर दी और अपने दोस्तों से कह दिया कि अगर आप मेरे सच्चे दोस्त हैं तो इस गेम को जिताने में मेरी मदद करें और ज्यादा से ज्यादा टोकन भेजकर मुझे सपोर्ट करें। मारवा कॉर्पोरेट हाउस में रोहित अपने ऑफिस में लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। रोहित के ठीक सामने उसके केबिन में एक चेयर पर बैठा आर्यन अपना होमवर्क कर रहा था। रोहित बार बार आर्यन को देखकर यह चेक कर रहा था कि आर्यन ठीक से अपनी पढ़ाई कर रहा है या नहीं। आर्यन जिसने थोड़े दिनों में होमवर्क करने की आदत छूट गई थी, वो बीच बीच में नींद में झपकियां खा रहा था। रोहित इस बात से बेहद खुश था कि पिछले कई दिनों से आर्यन ने लड़कियों वाली जिद करना छोड़ दिया था। हाँ, रोहित को लग रहा था कि बलबीर सर की ट्रेनिंग की वजह से आर्यन में यह बदलाव आया था, बल्कि हकीकत यह थी कि काफी दिनों से आर्यन और रिया ने अपनी पोजीशन एक्सचेंज नहीं की थी। जब रोहित अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसके स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने उस नोटिफिकेशन को खोलकर देखा तो उसका फेसबुक अकाउंट पर सनी, जो उसका फेसबुक फ्रेंड भी था, वो अपने दोस्तों को अपने गेम में सपोर्ट करने की अपील करता हुआ नजर आया। रोहित को सनी की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वह अपनी गेमिंग की आदत को इस तरह पब्लिकली अनाउंस करे। रोहित ने सोच लिया था कि आज वह सनी की लाइव स्ट्रीम पर जाकर उसको ऐसा सबक सिखाएगा कि गेमिंग का भूत उसके सर से हमेशा के लिए उतर जाएगा। रोहित ने सनी की तरफ से पोस्ट की हुई लाइव स्ट्रीम लिंक पर क्लिक किया। जैसे ही लिंक ओपन हुई, रोहित की लैपटॉप स्क्रीन पर सनी और रिया की गेम स्ट्रीम होने लगी। हालांकि सनी और रिया के चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे, मगर उनकी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। अभी रोहित सनी को एक करारा मैसेज टाइप करने ही वाला था, तभी रोहित के कानों में लगे हेडफोन पर रिया की आवाज पड़ी। अब बचने की कोई चांस नहीं है, मैंने कहा था ना, मुझे बस गेम पर थोड़ा सा वक्त गुजारना होता है, उसके बाद चाहे सामने कोई भी हो, जीत पक्का मेरी होगी। लैपटॉप से आती हुई आवाज सुनकर रोहित हैरान हो गया। ये आवाज रोहित को जानी पहचानी सी लगने लगी। रोहित को याद आया कि जब भी आर्यन कभी कभी लड़कियों जैसी हरकतें करता था, तब बिल्कुल ऐसे ही आवाज और इसी तरह की स्टाइल से बातें करता था। अपने ठीक सामने होमवर्क कर रहे आर्यन पर अचानक रोहित की नजर पड़ी। कुछ देर आर्यन को देखने के बाद रोहित फिर से लैपटॉप स्क्रीन की ओर देखने लगा। रिया के गेमिंग आईडी लिटिल एंजल पर रोहित की नजर पड़ी। रोहित ने जैसे ही रिया की आईडी पर क्लिक किया, उसने देखा कि डिस्प्ले पिक्चर में एक नन्ही सी परी का फोटो था और कई सारे गेमिंग सिंबल्स थे।
कुछ देर लैपटॉप स्क्रीन पर बने हुए नन्ही परी के पिक्चर को देखने के बाद रोहित फिर से सनी और रिया की लाइव स्ट्रीम होती हुई एकटक देखने लगा। कहीं न कहीं रोहित को इस बात का भी बुरा लग रहा था कि उसके भाई को एक छोटी सी बच्ची इस तरह गेम में सबके सामने हरा रही थी। रोहित ने सोचा कि कुछ तो खरीद कर वह सनी को सपोर्ट करे। रोहित ने 1 लाख टोकन खरीद कर सनी को सपोर्ट करने ही वाला था, तभी उसे फिर से रिया की आवाज सुनाई दी। रिया ने सनी से कहा, मुझसे जितना है तो ताकत नहीं, अकल का इस्तेमाल करो। रिया की आवाज रोहित को बार बार मनाली में आर्यन के बदले रूप की याद दिला रही थी। कहीं न कहीं रोहित को ये महसूस हो रहा था, काश मेरी भी एक बिल्कुल ऐसी ही छोटी सी बेटी होती। ये सोचते हुए रोहित ने अचानक सनी के लिए खरीदे हुए सारे टोकन रिया को दे दिए। अपने सपोर्ट में इतने सारे टोकन आते देख रिया ने कहा, देखो फैन नानू, मुझे और किसी ने भी बहुत सारे टोकन भेजे हैं। आई एम गेटिंग फेमस आई थिंक। उसके फैन नानू ने थम्स अप का साइन करते हुए रिया को 3 लाख टोकन सपोर्ट में भेजे। रोहित अब इस एनोनिमस फैन नानू के साथ साइलेंस वॉर में उतर गया था। रोहित ने उसी वक्त रिया के सपोर्ट में 10 लाख टोकन खरीद कर रिया के अकाउंट में डाले। इतने सारे टोकन मिलते ही लाइव स्ट्रीम पर एक नोटिफिकेशन आया, लिटिल एंजल गेट्स ए रिकॉर्ड सपोर्ट फॉर हर अचीवमेंट। स्क्रीन पर इस तरह का मैसेज देखकर सनी भड़क गया। उसने रिया के आईडी पर जाकर चेक किया कि आखिर कौन रिया को इतनी बड़ी सपोर्ट कर रहा है। सनी ने लाइव स्ट्रीम पर कहा, कौन है ये जिसे कोई काम नहीं है और बच्चों की गेम खेलकर अपना टाइम पास कर रहा है। जैसे ही उसने रिया की फैन लिस्ट पर क्लिक किया, उसने देखा कि रिया के टॉप फैन में सबसे पहला नाम रोहित मारवा का था। रोहित का नाम स्क्रीन पर पढ़ते ही सनी के हाथ से उसका फोन गिर गया और वो जोर से चिल्ला उठा, भैया। सनी के मुंह से ये सुनते ही रिया ने एक्साइट होकर कहा, डैड। ये कहते ही रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और बात बदलते हुए उसने कहा, मेरा मतलब है फैन डैडी। आखिर गेमिंग की दुनिया में भी मेरी फैमिली पूरी होनी चाहिए। आज मुझे मेरी फैमिली के 2 लोग मिल गए, फैन नानू और फैन डैडी। रिया के बोलने के स्टाइल और एटीट्यूड से रोहित को रिया काफी जानी पहचानी लग रही थी। रोहित ने अपने कान से ईयरफोन निकाले और सामने बैठे आर्यन को गौर से देखा। आर्यन को रोहित जिस तरह देख रहा था, आर्यन को लगा रोहित उस पर शक कर रहा है कि वो सचमुच में पढ़ाई कर रहा है या नहीं। आर्यन ने अपनी किताब रोहित को दिखाते हुए धीरे से कहा, आई एम रीडिंग डूइंग माई होमवर्क। रोहित ने हाँ में अपना सर हिला दिया और फिर से अपने कान में ईयरफोन लगाकर लैपटॉप पर लाइव स्ट्रीम देखने लगा। रिया की क्यूट हरकतें और कमेंट्स सुनकर लाइव स्ट्रीम से जुड़े सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। देखते ही देखते कब 1 घंटा बीत गया, रोहित को पता भी नहीं चला। फिर अचानक गेम खत्म होने पर रिया के फैन नानू ने एक कमेंट लिखी। उन्होंने रिया से पूछा, तुम आज लंच में क्या खाओगी? रिया को पता था आज घर पे अंजलि मामी ने उसके फेवरेट पास्ता बनवाए थे। इससे पहले कि रिया अपना जवाब देती, उसके फैन नानू ने रिया से कहा, अगर तुम अपने फैन नाना के घर आओ तो मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट डिश पास्ता खिलाऊंगा। ये सुनते ही रिया उछलकर बोली, वाओ, पास्ता इज माई फेवरेट टू। क्या आपको भी पास्ता पसंद है डैड? एक्साइटमेंट में रिया ने रोहित को डैड कह दिया था। रिया ने तुरंत लाइव स्ट्रीम से एग्जिट कर ली। रोहित को इस बात का एहसास हुआ कि मनाली में जब भी आर्यन अपने इमोशनल फेज से गुजरता, तब वो रोहित को इसी तरह डैड कहकर बुलाता था। रोहित ने फिर से लैपटॉप स्क्रीन से बाहर चेहरा निकालकर आर्यन को देखा। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि आज उसके डैडी को क्या हुआ था। क्यों उसका ध्यान खुद के काम से ज्यादा आर्यन के होमवर्क पर था। कुछ देर बाप बेटे एक दूसरे को बस देखते रहे। फिर रोहित ने आर्यन से कहा, आर्यन, तुम मुझे कैसे बुलाते हो? आर्यन सवाल सुनकर इतना समझ गया था कि रोहित कुछ अलग ही मूड में था। आर्यन ने बिना सवाल किए रोहित से कहा, बस डैडी कहता हूँ। रोहित को आर्यन के मुंह से डैडी सुनना पसंद तो था, मगर रिया जिस अंदाज में उसे बुलाती थी उसकी बात कुछ और ही थी। रोहित को बार बार रिया की आवाज सुनाई देने लगी। रोहित को फिर सनी की बात याद आई। रोहित को लगा शायद उसे कहीं न कहीं एक बेटे की कमी महसूस हो रही थी। अभी रोहित ये सोच रहा था कि आर्यन ने रोहित के हाथ पर हाथ रखकर उससे पूछा, क्या बात है डैडी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? रोहित ने अपने आप को संभालते हुए लैपटॉप की स्क्रीन बंद की और आर्यन से कहा, यस आई एम एब्सोल्युटली फाइन। चलो इट्स लंच टाइम नाउ। आज टिफिन का खाना रहने देते हैं और बाहर चलकर खाएं। हाउ अबाउट सम पास्ता?
रोहित ने कभी भी आर्यन को बाहर का खाना खाने की परमिशन नहीं दी थी। फिर आज अचानक रोहित को क्या हो गया था, ये सोचकर आर्यन बहुत कंफ्यूज हो गया था। एक बार तो आर्यन के मन में ये ख्याल भी आया कि कहीं ये आदमी जो आर्यन के सामने बैठा था वो उसके डैडी का कोई हमशक्ल तो नहीं था। उसी वक्त रोहित ने सनी को फोन लगाकर कहा, जल्दी से हमारी दिल्ली एयरपोर्ट के पास वाली होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में आ जाओ, आज हम लंच वहीं करेंगे। रोहित की आवाज में सनी के हाथ पांव ठंडे कर दिए थे। सनी को लगा कि आज रोहित का विश्वास पूरी तरह से सनी से उठ चुका था। अंदर ही अंदर सनी को इस बात का गिल्ट भी खाया जा रहा था कि उसने अपने भाई से इतनी बड़ी बात छुपाई कि रिया ही उसकी बेटी थी। रोहित ने सनी से फोन पर कहा था कि वह ठीक 15 मिनट में होटल पैराडाइज इंटरनेशनल दिल्ली पहुंच जाए। सनी का डर इतना बढ़ गया था कि वह खुद से ही बातें करने लगा था। आज तो बेटा गए तुम, जिस भाई ने तुम्हें सगे भाई से भी ज्यादा प्यार दिया उसी को धोखा दिया तुमने। इतनी बड़ी बात तुमने छुपाई, इतनी बड़ी, आज तो बेटा बुरी तरह से फंस गए है तुम। एक बार तो सनी के मन में यह भी आया कि वह कोई बहाना बनाकर बीमार पड़ जाए और किसी तरह रोहित के साथ मीटिंग टाल दे। जब तक सनी कोई तरकीब सोचता, सनी के ड्राइवर का फोन आ गया कि वह गाड़ी में सनी के लिए नीचे वेट कर रहा था। उधर होटल पैराडाइज इंटरनेशनल, दिल्ली के होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में वीवीआईपी रूम में रोहित और आर्यन सनी का इंतजार कर रहे थे। आर्यन ने रोहित से कहा, डैडी मुझे बहुत भूख लगी है, क्या हम अभी खाना मंगवा लें? मैं चाचू का और इंतजार नहीं कर सकता। रोहित को तुरंत इस बात का एहसास हुआ कि आर्यन का लंच टाइम गुजर के 1 घंटा हो चुका था। रोहित ने तुरंत अपने टेबल पर रखे हुए टेबलेट पर क्लिक करते हुए ऑर्डर करना शुरू कर दिया। आर्यन को लगा कि रोज की तरह उसे आज भी खाने में वही बॉइल्ड सैलेड विद चीज मिलने वाला था, पर रोहित ने सरप्राइजिंगली आज आर्यन से पूछा, क्या तुम आज पास्ता खाना चाहोगे? पास्ता का नाम सुनकर ही आर्यन की आंखें बड़ी हो गई। उसने बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए रोहित से कहा, यस, 1 विद व्हाइट सॉस एंड 1 विद रेड सॉस। रोहित ने आज बिना आर्यन को टोके उसकी मनपसंद डिश का ऑर्डर कर दिया था। रोहित का यह बिहेवियर देखकर आर्यन का शक और भी ज्यादा पक्का होता जा रहा था कि उसके सामने बैठा आदमी उसके डैड का कोई हमशक्ल था। बड़े गिलास को अपने छोटे से हाथ में पकड़कर पानी पीते हुए आर्यन ने बड़े प्यार से रोहित से पूछा, डैडी सचमुच आपकी तबीयत ठीक तो है ना? डू यू थिंक वी नीड टू सी अस डॉक्टर? रोहित कहीं न कहीं अभी भी रिया की आवाज को अपने मन में रिवाइंड करके सुन रहा था। अचानक आर्यन की बातों पर ध्यान देते हुए रोहित ने आर्यन से कहा, शट अप आर्यन, आई एम फाइन। वह मुझे लगा कि काफी दिनों से तुमने कोई इंटरेस्टिंग खाना नहीं खाया, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं तुम और सनी एक साथ लंच करें और पास्ता एंजॉय करें। थोड़ी देर बाद रोहित और आर्यन के टेबल पर एक्जोटिक्स वेजिटेबल्स और चीज से लोटेड पास्ता आ गया। जब वेटर रोहित और आर्यन के प्लेट में अलग अलग पास्ता सर्व करने लगा, तभी दरवाजे से हंसता हुआ सनी अंदर आया। सनी हड़बड़ाहट में टेबल पर बैठा और रोहित से कहने लगा, सॉरी भैया, वह रास्ते में इतना ट्रैफिक था कि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। यह कहते हुए सनी के हाथों के मूवमेंट्स इतने ज्यादा थी कि उसने टेबल पर सजाया हुआ एक कांच का ग्लास भी तोड़ दिया। रोहित ने सनी के इस बिहेवियर को देखते हुए सनी से पूछा, सनी रिलैक्स, और भूख लगी हो तो खाना सामने ही पड़ा है, खाना शुरू कर दो। टेबल पर सजी पास्ता को देखकर सनी को यकीन नहीं हुआ कि आज उसे लंच में पास्ता मिलने वाला था, और वह भी रोहित की मौजूदगी में। इससे पहले कि वेटर सनी की प्लेट में पास्ता सर्व करता, सनी ने फटाफट सर्विंग बोल से पास्ता निकालकर अपनी प्लेट में डाल दिया। एंजाइटी की वजह से सनी की भूख ज्यादा बढ़ गई थी और सनी एक के बाद एक पास्ता से भरी हुई चम्मच अपने मुंह में दबाने लगा। सनी को इस तरह खाते देख रोहित और आर्यन एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। रोहित ने फोक से पास्ता का एक निवाला अपने मुंह में रखकर कहा, सनी, तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? क्या जिंदगी भर तुम गेम ही खेलते रहोगे? सनी का ध्यान पास्ता एंजॉय करने में था। पास्ता चबाते हुए सनी ने रोहित को जवाब देते हुए कहा, हाँ भैया, एक्चुअली मैं एक प्रोफेशनल गेमर बनना चाहता हूँ, मगर एक गेमिंग प्लेटफॉर्म खड़ा करने के लिए मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, उसी की वेट कर रहा हूँ। एक बार वह मिल जाए तो बस मेरी लाइफ सेट। रोहित ने पास्ता का एक और निवाला लिया और बिना सनी को देखे उससे कहा, क्या 25 करोड़ में यह तुम्हारा प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाएगा? अगर हो सकता है तो फिर वह 25 करोड़ मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। वैसे कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए पहले उसे सीखना जरूरी है। क्या तुम्हें इस बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज है?
क्या कहीं से तुमने यह गेमिंग सीखी है? रोहित को अपने बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाते हुए सुनकर सनी को यकीन नहीं हो रहा था। सनी अपने मुंह में पास्ता चबाते हुए रोहित से कहने लगा, हाँ भैया, मैंने काफी रिसर्च की है और मैंने गेमिंग भी सीखी है अपने गुरु से। रोहित को सनी की कही हुई बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर गेमिंग में भी कोई गुरु हो सकता है। रोहित ने मुस्कुराते हुए सनी से कहा, और कौन है तुम्हारा गुरु? बिना सोचे सनी ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, आपकी बेटी। रोहित ने सनी को उसकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन ऑफर दी थी। सनी का सपना था कि वह एक दिन अपना एक गेमिंग प्लेटफॉर्म मार्केट में लॉन्च करे, ताकि उसका फैशन ही उसका प्रोफेशन बन जाए और फिर उसे जिंदगी में कभी भी गेम खेलने के लिए किसी से झूठ बोलने की या फिर छुप छुप कर गेम खेलने की कोई जरूरत न पड़े। सनी हमेशा से रोहित की बहुत इज्जत करता था। एक बड़े भाई की हैसियत से रोहित ने भी सनी को सगे भाई से ज्यादा प्यार दिया था। आर्यन और रिया के बारे में इतनी बड़ी हकीकत रोहित से छुपा के रखने में सनी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अचानक जब रोहित ने डाइनिंग टेबल पर पास्ता खाते हुए सनी से पूछा कि तुम्हारी गेमिंग गुरु कौन है, तो बिना सोचे समझे सनी ने कह दिया था कि आपकी बेटी है। रोहित ने निवाला चबाते हुए अपनी आईब्रो ऊपर करके सनी को देखा और हंसते हुए कहा, बेटी से तुम्हारा क्या मतलब है? वही बच्ची जो लाइव स्ट्रीम पर तुम्हारे साथ खेल रही थी और मुझे अपना फैन डैडी कह रही थी। इंटरेस्टिंग। रोहित के मुंह से यह बात सुनकर आर्यन खाते खाते रुक गया। आर्यन समझ चुका था कि कहीं न कहीं रोहित ने रिया और सनी को गेम खेलते हुए देख लिया था। सनी ने पास्ता का निवाला बिना चबाए निगल लिया। वह आज रोहित को सब कुछ सच सच बता देने वाला था। उसने रोहित से कहा, जी भैया, वह जो मेरी गेमिंग गुरु है, एक्चुअली वह आपकी। रोहित ने सनी की बात को बीच में काटते हुए कहा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि एक 5-6 साल की बच्ची तुम्हारी गुरु है और तुम चाहते हो कि तुम 6 साल की बच्ची से जो सीखो उस बेसिस पर मैं तुम्हारे बिजनेस पर 25 करोड़ इन्वेस्ट करूं। ये बात सुनकर सनी को अपना गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाने का सपना फिर से टूटता हुआ नजर आया। हाथ आया मौका सनी फिर से किसी तरह गंवाना नहीं चाहता था। सनी को खामोश देखकर रोहित ने फिर से पूछा, वैसे क्या नाम बताया तूने उस लड़की का? रोहित के सवाल पूछते ही हिम्मत बढ़ाते हुए सनी ने कहा, रिया। रिया नाम है उसका। आर्यन यह समझ गया था कि आज पक्का सनी रोहित को सब कुछ बता देने वाला था। आर्यन ने रोहित और सनी का ध्यान भटकाने के लिए अपने हाथों की चम्मच को फ्लोर पर गिरा दिया। जैसे ही पास खड़े एक वेटर ने आर्यन को दूसरी चम्मच ला कर दी, आर्यन ने बात बनाते हुए रोहित से कहा, डैडी, हो सकता है यह कोई बहुत बड़ा स्कैम हो। आजकल कई सारी कंप्यूटर एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिससे हम अपनी आवाज चेंज करके किसी से भी बात कर सकते हैं। एक लड़का लड़की की आवाज में बात कर सकता है तो कोई बुढ़ा बच्चे की आवाज निकाल कर बात कर सकता है। रोहित को आर्यन की बात सुनकर एक पल के लिए आर्यन पर प्राउड फील हुआ। आखिर आर्यन में वह स्मार्टनेस आने लगी थी जो हमेशा से रोहित आर्यन में डेवलप करना चाहता था। मगर साथ ही साथ रोहित को इस बात का भी यकीन था कि उसने जो आवाज सुनी थी वह किसी मशीन की आवाज नहीं थी। रोहित ने फिर से अपने प्लेट से पास्ता खाते हुए सनी से पूछा, ठीक है, चलो, मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ और लाइव स्ट्रीमिंग में जो कुछ भी हुआ वह देखकर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि तुम्हारी यह गेमिंग गुरु भले ही उम्र में बहुत छोटी है मगर उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। रोहित के मुंह से अपनी बहन की तारीफ सुनकर पास्ता खा रहे आर्यन के मुंह पर स्माइल आ गई। हालांकि रिया की तारीफ सुनकर उसके चाचा सनी को भी प्राउड फील जरूर हुआ था, मगर इस वक्त उसके अंदर का डर उसकी खुशी को ओवरपावर कर रही थी। तभी रोहित ने नैपकिन से अपना हाथ साफ करते हुए सनी से कह दिया, इन्वेस्टमेंट करने से पहले मेरी भी एक शर्त है। तुम्हें अपने इस नए प्रोजेक्ट में तुम्हारे गेमिंग गुरु को भी शामिल करना होगा। अगर तुम उसे भी इस प्रोजेक्ट में ले आते हो तो मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। रोहित की इस शर्त ने सनी को बुरी तरह से फंसा दिया था। एक तरफ उसका गिल्ट था जो उसे बार बार यह कहता था कि वह अपने भाई को आर्यन, रिया और अनिका के बारे में सब कुछ सच सच बता दे, और दूसरी तरफ उसका खुद का फ्यूचर था जिसे बनाने में उसकी फैमिली में से रोहित के अलावा कोई सपोर्ट नहीं करने वाला था। जब सनी काफी देर के लिए चुप रहा तो रोहित ने उससे पूछा, क्या हुआ सनी, तुम्हारे गेमिंग गुरु को पार्टनर बनाना अच्छा रहेगा ना? सनी ने रोहित से नजरें चुराते हुए पास्ता खाना शुरू कर दिया और धीमी आवाज में कहा, हाँ, वह बहुत अच्छी है। अंजलि मामी ने मल्होत्रा हाउस में आज रिया की पसंद के पास्ता बनाए थे
हॉल के डाइनिंग टेबल पर बैठकर अंजलि मामी अपने हाथों से बड़े प्यार से रिया को पास्ता खिला रही थी। पास्ता का एक निवाला मुंह में डालकर रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और बड़े ही प्यार से अपना मुंह हिलाकर उसने आवाज निकालते हुए कहा, पास्ता इज वेरी गुड, वेल डन बड़ी मामी, यू आर द बेस्ट बड़ी मामी इन द होल वर्ल्ड। जब अंजलि मामी को पता चला कि रिया को उनके हाथ के बनाए हुए पास्ता इतने पसंद थे तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। अंजलि मामी ने रिया से कहा, बेटा अगर तुम्हें मेरे बनाए पास्ता इतने अच्छे लगते हैं तो आई प्रॉमिस तुम जब चाहोगी जब कहोगी मैं तुम्हें अपने हाथों से पास्ता बनाकर खिलाऊंगी। यह सुनकर रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए कहा, या फिर तो मैं रोज आपको कहूंगी पास्ता बनाने के लिए। आई एम सो जीनियस। और श्वेता मासी। रिया को यह कहते हुए सुनकर अंजलि मामी हैरान हो गई। उन्होंने रिया से पूछा, बेटा ऐसा क्यों कह रही हो? रिया ने अपनी जीभ से चटकारा लेते हुए कहा, क्योंकि श्वेता मासी के पास आप जैसी मॉम है जो इतना अच्छा खाना बना सकती हैं। यू आर द ग्रेटेस्ट कुक इन द होल वर्ल्ड। रिया पास्ता के मजे लेते लेते अंजलि मामी की तारीफ किए जा रही थी। रिया अपनी उम्र के बच्चों से काफी ज्यादा तेज थी। उसे पता था कब किसकी तारीफ करने से उसका फायदा हो सकता था। स्टेयरकेस से नीचे आ रही अनिका यह सब कुछ सुन रही थी। अनिका अच्छे से जानती थी कि रिया को बार बार पास्ता मिले, इसलिए वह अंजलि मामी को बहला रही थी। जैसे ही रिया ने अनिका को नीचे उतरते हुए देखा, रिया ने अंजलि मामी को आंख मारते हुए कहा, वैसे मैं भी काफी लकी हूँ, मेरी मम्मा भी काफी अच्छी है। इससे पहले कि रिया अनिका की कोई झूठी तारीफ करती, अनिका ने रिया से पूछ लिया, अच्छा तो आज जरा मम्मा भी तो सुने कि रिया को मम्मा की कौन सी बात अच्छी लगती है। अनिका यह कहते हुए रिया के सामने डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। जब अंजलि मामी और अनिका दोनों ही रिया के जवाब का इंतजार करने लगे, रिया ने बिना अपने चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज किए अंजलि मामी को देखकर कहा, बड़ी मामी क्या आप जानती है मेरी मम्मी बहुत टैलेंटेड है। मैं जो भी खाना चाहूँ वह तुरंत मोबाइल एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकती हैं। रिया की मस्ती भरी बातें सुनकर अनिका और अंजलि मामी के हंसने की आवाज पूरे घर में सुनाई देने लगी। हॉल में डाइनिंग टेबल के पास ही सोफा पर क्रिस मल्होत्रा बैठा था। वह फोन पर अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। तभी अनिका और अंजलि मामी की हंसी की आवाज से उसे बात करने में परेशानी होने लगी थी। अचानक ही क्रिस ने फोन अपने कान से हटाकर जोर से कहा, आई एम टॉकिंग ऑन द फोन, प्लीज इस घर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज है या नहीं? अंजलि मामी को क्रिस का यह बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह अपनी जगह से खड़ी होकर क्रिस से कहने लगी, अगर तुम्हें प्राइवेसी चाहिए तो तुम अपने रूम में जा सकते हो क्रिस। अक्सर घरों में हॉल इसलिए बनाया जाता है ताकि सारे फैमिली मेंबर्स बैठकर बातें कर सकें। अनिका ने अपना हाथ अंजलि मामी के हाथ पर रखते हुए उन्हें शांत रहने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद अनिका अचानक उठकर अपने कमरे की ओर जाने लगी। अंजलि ने अनिका को रोककर पूछा, कहाँ जा रही हो बेटा? तुम भी थोड़ा सा पास्ता खा लो। मामी की बात सुनते हुए अनिका ने कहा, मामी मैं एक्चुअली रिया को लेकर सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल जा रही हूँ। अनिका की बात सुनकर मामी हैरान हो गई। मामी ने अनिका से पूछा, किस स्कूल में ले जा रही हो तुम? सनशाइन इंटरनेशनल। मगर बेटा मैंने या तुम्हारे मामा ने अब तक तुम्हारी अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं की है और बिना अपॉइंटमेंट के वो लोग तुमसे नहीं मिलेंगे। दरअसल हमने ट्रस्टीज को मेल भी कर दिया है और मैसेजेस भी, बस उनके जवाब का इंतजार है। अंजलि मामी की यह बात सुनकर क्रिस अपनी जगह से खड़ा हो गया और डाइनिंग टेबल के पास अंजलि मामी से कहने लगा, मम्मी तुम क्या कह रही हो? क्या तुमने फिर से मिस्टर कोहली और उसके साथियों से इंटरव्यू की भीख मांगी है? तुम जानती हो क्या हुआ था पिछली बार हमारे साथ? और फिर भी तुम्ही ने तो मुझे और श्वेता को समझाया था जब हमें सनशाइन इंटरनेशनल में एडमिशन नहीं मिला था कि स्कूल इंसान की पहचान नहीं बनाती। इंसान की पहचान तो उसका अपना बिहेवियर और उसकी अपनी काबिलियत बनाती है। यह लंबे लंबे लेक्चर दिए थे तुमने हमें, आज आप सब कुछ भूल गयी। अंजलि मामी ने क्रिस को शांत करते हुए कहा, देखो क्रिस तुम्हारी और श्वेता की बात कुछ और थी। तुम यहीं के माहौल में पले बढ़े हो, हम सब तुम्हारे साथ थे। तुम्हारी परवरिश करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर अनिका और रिया यहाँ से नहीं है। रिया अभी बहुत छोटी है। अगर हमने इसे अभी से बेस्ट चीजें नहीं दी तो हो सकता है कल उठकर यह अपनी उम्र के बच्चों से अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करे। यह उसके करियर का सवाल है। तुम जानते हो आजकल की जनरेशन में कितनी कंपटीशन होती है।
जब तक रिया बड़ी होगी तब तक पता नहीं बाहर की हालत क्या होगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि रिया को दिल्ली की सबसे ऊंची एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिले। अंजलि मामी की बात सुनकर क्रिस जमीन की ओर देखकर अपने होठ गुस्से से काटने लगा। क्रिस के फेशियल फीचर्स काफी हद तक अपनी कजिन अनिका से मिलते थे, मगर क्रिस के चेहरे पर एरोगेंस उसे अनिका से काफी अलग करता था। थोड़ी देर सोचने के बाद क्रिस ने अपनी मम्मी से कहा, ओके चलो हम रिया का एडमिशन सनशाइन इंटरनेशनल में करवाने की सोचे भी तो कैसे करेंगे? तुम जानती हो पिछली बार उन लोगों ने क्या किया था तुम्हारे साथ और हमारे साथ। यह सुनकर अंजलि मामी को बीती कुछ बातें याद आ गईं। उन्हें पता था कि स्कूल के ट्रस्ट में उनके भाई की बीबी है जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह अंजलि मामी के खानदान से किसी भी बच्चे का एडमिशन सनशाइन इंटरनेशनल में नहीं होने देती। मगर इस बार अंजलि मामी ने सोच लिया था कि रिया के एडमिशन के लिए वह अपनी भाभी के सामने हाथ जोड़ने को भी तैयार थी। अगर उसका ईगो सेटिस्फाइड करके रिया को एडमिशन मिल जाता तो वह अंजलि मामी के लिए सस्ता सौदा होता। अंजलि मामी अपने ख्याल से बाहर आकर क्रिस से कहने लगी, देखो मैं चाहती हूँ कि जब भी रिया का इंटरव्यू अपॉइंटमेंट मिले तुम भी उसके साथ जाओ। अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर च्युइंगम चबाते हुए क्रिस ने अपनी माँ से कहा, मॉम आर यू सीरियस? रियली यू वांट मी टू गो विथ देम? तुम्हारे साथ रायचंद्र परिवार ने क्या किया है यह जानते हुए भी तुम यह सब रिपीट करना चाहती हो? और चलो अगर मैं मान भी जाऊं क्योंकि मैं तुम्हारा बेटा हूं, तो तुम रिया के लिए इंटरव्यू अपॉइंटमेंट कैसे लेने वाली हो? मुझे पता है कि उन लोगों ने तुम्हारे ईमेल्स का या पापा के मैसेजेस का अब तक कोई जवाब नहीं दिया। हाउ डू यू थिंक इट इज पॉसिबल कि तुम रिया के लिए एक इंटरव्यू अपॉइंटमेंट ले सको? डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठते हुए अंजलि मामी कुछ सोचने लगी। फिर अचानक क्रिस की ओर देखकर उन्होंने कहा, देखो अपॉइंटमेंट तो मैं रिया को दिला कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे पता है कि वह क्या चाहते हैं। मैं अगर उनका ईगो सेटिस्फाइड कर दूं तो वह इंटरव्यू अपॉइंटमेंट के लिए मान जाएंगे और फिर हम बड़े लोगों के इंटरनल डिस्प्यूट्स की वजह से रिया का फ्यूचर तो दांव पर नहीं लगा सकते ना। तुम बस रिया के साथ इंटरव्यू पर जाने की तैयारी करो, बाकी मैं और तुम्हारे पापा सब संभाल लेंगे। स्टेयर केस के पास खड़ी अनिका ने मामी और क्रिस के बीच हो रही सारी बातें ध्यान से सुनी थी। अनिका को यह नहीं समझ आ रहा था कि आखिर क्या था उस स्कूल के ट्रस्ट और अंजलि मामी के बीच में जो उन्हें रिया के इंटरव्यू अपॉइंटमेंट के लिए इतना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था। अनिका डाइनिंग टेबल के पास बैठी अंजलि मामी के पास आई और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मामी रिया के इंटरव्यू अपॉइंटमेंट्स के लिए आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, ना ही अब आप उन्हें दोबारा फोन या मैसेज कीजिएगा। अंजलि मामी ने अनिका को बिना देखे बड़े टेंशन में अपना सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम नहीं जानती उन लोगों की ईगो को। वह हमारी रिया को एडमिशन का एक मौका भी नहीं देंगे अगर मैंने उनके सामने हाथ नहीं फैलाए तो। अनिका ने अपने पंजे की पकड़ अंजलि मामी के कंधों पर मजबूत करते हुए कहा, सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में रिया के इंटरव्यू अपॉइंटमेंट्स मिल गई है। अनिका की बातों पर अंजलि मामी को विश्वास नहीं हो रहा था। वह अपनी जगह से खड़ी हो गई और क्रिस को देखने लगी। अनिका की बात सुनकर क्रिस को भी बहुत हैरानी हुई थी। अंजलि मामी ने अनिका की ओर देखकर उससे पूछा, यह क्या कह रही हो तुम बेटा? सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में इंटरव्यू के लिए तुम्हें अपॉइंटमेंट कैसे मिली? मेरा मतलब है तुमने किससे बात की? वह लोग तो बड़े बड़े वीआईपी या वीवीआईपी लोगों को भी यह मौका नहीं देते, फिर तुम उनकी अपॉइंटमेंट्स कैसे ले आई? अनिका भी अंजलि मामी को सब कुछ बताए उससे पहले अनिका की जेब में उसका फोन बजने लगा। अनिका ने जैसे ही जेब से फोन बाहर निकाला उसने देखा कि उसकी ज्योति बुआ की बेटी प्रीति का फोन आ रहा था। अनिका ने मुस्कुराकर फोन उठाया और प्रीति से कहा, हेलो प्रीति, कैसी हो तुम? आज याद आई अपनी दीदी की। प्रीति ने अनिका की बात को काटते हुए तेज सांसें लेते हुए अनिका से कहा, दीदी मुझे लगता है मेरे मामा गौतम गुलेरिया तुम्हारे पापा है ही नहीं। तेज सांसें लेते हुई प्रीति ने अनिका से कहा, मुझे नहीं लगता मेरे मामा गौतम गुलेरिया तुम्हारे पापा हैं। अंजलि मामी और उनके पास खड़े क्रिस से थोड़ा दूर जाते हुए अनिका ने प्रीति को फोन पर शांत करते हुए कहा, प्रीति तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? क्या बात है? ऐसा क्यों कह रही हो तुम प्रीति? प्रीति वैसे तो बहुत ही भोली और सॉफ्ट स्पोकन लड़की थी, मगर आज उसकी बातों में अपने मामा के लिए बहुत गुस्सा था। प्रीति ने अनिका को जवाब देते हुए कहा, गौतम मामा को मम्मी ने बताया कि मैं दिल्ली जा रही हूँ।
अपनी इंटर्नशिप के लिए तो गौतम मामा हमारे घर पर आए थे और उन्होंने मम्मी से कहा कि मैं तुम्हारे पास जाऊं और तुमसे पैसे मांगूं। यह कहकर प्रीति का गुस्सा टूटकर आंसू में बदल गया। आगे की बात प्रीति ने रोते रोते कही। प्रीति आगे कॉल पर बोली, उन्होंने यह भी कहा कि अगर तुमने पैसे देने से इनकार किया तो वह तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। अब आप ही बताओ दीदी, कोई बाप क्या अपनी बेटी के लिए ऐसा सोच सकता है? अनिका को किसी और पापा के बारे में तो नहीं पता था, मगर वह यह जरूर जानती थी कि उसके पापा गौतम गुलेरिया ऐसा बिल्कुल कर सकते थे। मगर अब अनिका के मन में गौतम गुलेरिया का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। गौतम गुलेरिया की धमकी से ज्यादा अनिका को इस बात की खुशी थी कि प्रीति दिल्ली आने वाली थी। अनिका ने मुस्कुराकर प्रीति से कहा, यह तो कितनी अच्छी बात है कि तुम दिल्ली आ रही हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? प्रीति ने अनिका की बात सुनकर अपना रोना कंट्रोल किया और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ दीदी, मैं दिल्ली आने वाली हूँ और मेरे साथ कामनी भी दिल्ली आने वाली है। मैं वहाँ अपनी इंटर्नशिप पूरी करूंगी और कामनी ने किसी मेडिकल कॉलेज में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की एप्लीकेशन भेजी है। यही बताने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया था। प्रीति को इस बात की चिंता थी कि कहीं गौतम गुलेरिया ने कामनी के साथ मिलकर कोई ऐसा प्लान बनाया होगा जिससे दिल्ली में वह अनिका को कोई मुश्किल में डाल सके। हालांकि अनिका को ना तो गौतम गुलेरिया से और ना ही कामनी से कोई डर था। अनिका ने बात को हल्के में लेते हुए प्रीति से पूछा, अब यह सारी बातें छोड़ो और मुझे बताओ, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? प्रीति ने जवाब देते हुए कहा, नहीं दीदी, वहाँ पर मुझे एक किराए के मकान में रहना होगा। मेरे रहने खाने पीने का सारा इंतजाम कर लिया गया है। अनिका को भी लगा कि प्रीति को ज्यादा फोर्स करना सही नहीं होगा। अनिका को यह भी पता था कि प्रीति को अंजलि मामी के यहाँ बुलाना भी सही नहीं होगा। यह बात शायद क्रिस को बिल्कुल अच्छी न लगे। अनिका ने प्रीति का फोन रखने से पहले प्रीति से कहा, अब सारी बातें भूल जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम अपना ख्याल रखना और यहाँ किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो फौरन मुझे फोन कर देना और मैं तुम्हारे पास चली आऊंगी। फोन काटते ही अनिका ने घड़ी में टाइम देखा। इंटरव्यू के लिए वह लेट हो रही थी, मगर प्रीति की बात में अनिका के मन में एक शक का बीज जरूर डाल दिया था। प्रीति की वह बात बार बार अनिका के दिमाग में आ रही थी कि गौतम गुलेरिया उसके पापा नहीं है। गौतम गुलेरिया का बचपन से लेकर आज तक का व्यवहार अनिका को प्रीति की बात को सोचने पर मजबूर करने लगा था। मगर इस बात की सच्चाई तक पहुंचने के लिए अनिका को कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। अगर कोई रास्ता था तो सिर्फ एक गौतम गुलेरिया के डीएनए सैंपल को अनिका के डीएनए सैंपल के साथ मैच किया जाए। डीएनए टेस्ट का एक ही रास्ता था, एक बात की जड़ तक पहुंचने का कि अनिका गौतम गुलेरिया की बेटी है या नहीं। जब तक अनिका प्रीति से फोन पर बात कर रही थी, क्रिस मल्होत्रा फॉर्मल अटायर में कपड़े बदलकर अपने बेडरूम से बाहर निकला। सीढ़ियां उतरते वक्त अनिका ने देखा कि उसका भाई ब्लैक पैंट और नेवी ब्लू शर्ट में बड़ा हैंडसम लग रहा था। इतने दिनों में पहली बार अनिका ने क्रिस को बाल बनाकर क्लीन शेव में देखा था। अंजलि मामी और अनिका क्रिस को देखते ही रह गए। क्रिस सीढ़ियों से नीचे उतरा और बिना अनिका को देखे उसने अनिका को आवाज लगाई, क्या अब तुम खड़ी खड़ी मुझे देखती ही रहोगी या फिर इंटरव्यू के लिए स्कूल चलोगी? अनिका ने अंजलि मामी को देखा और अपनी आईब्रोज ऊंची करके इशारे से क्रिस के बर्ताव की तारीफ की। जैसे ही क्रिस घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, अनिका ने जल्दी से रिया का हाथ पकड़ा और दोनों तेज कदमों से क्रिस के पीछे चलने लगे। घर के बाहर गैराज में क्रिस ने एक बटन दबाया। एक गैरेज का शटर अपने आप ऊपर उठने लगा। शटर के पूरी तरह खुलते ही अनिका ने देखा गैरेज के अंदर एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार थी। येलो कलर की स्पोर्ट्स कार के दरवाजे ऊपर की ओर खुलते थे। जैसे ही क्रिस ने गाड़ी का दरवाजा खोला, रिया हवा में उछल पड़ी और उसने अनिका से कहा, वाह मम्मी, व्हाट अ कार! यह कार जमीन पर चलती है या आसमान में उड़ती है? रिया की बात का जवाब देते हुए अनिका ने उससे कहा, तुम खुद बैठकर देख लो। अनिका को पता था कि इन दिनों मल्होत्रा फार्मेसी की हालत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। सेल्स डिक्लाइन पर थे और कंपनी को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए था वह प्रॉफिट से मैनेज नहीं हो पा रहा था। इसलिए हर साल लगभग 1 करोड़ का लॉस करके भी किशन मामा जैसे तैसे कंपनी को चला रहे थे। मगर इस गाड़ी की कीमत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगर इस गाड़ी को बेच दिया जाए तो दिल्ली के किसी पॉश इलाके में एक आलीशान बंगला जरूर खरीदा जा सकता था। अनिका को यह भी पता था कि किशन मामा और अंजलि मामी ऐसे पेरेंट्स नहीं थे जो अपने बच्चों को महंगी चीजें दिलाकर उनकी आदत बिगाड़ दे। इससे यह बात साफ थी कि यह गाड़ी किशन मामा और अंजलि मामी ने क्रिस को नहीं दिलाई थी। न ही मल्होत्रा फार्मेसी की इस वक्त ऐसी हालत थी कि किशन मामा और अंजलि मामी क्रिस को ऐसी कोई गाड़ी दिला सकते थे।
इसका मतलब साफ था कि मल्होत्रा खानदान का रियल बिग बॉस तो क्रिस मल्होत्रा था, जिसने अपने पैसों से ऐसी कार खरीदी थी। कार के चारों ओर चक्कर लगाते हुए रिया ने अनिका से कहा, वाह मम्मा, यह कार तो काफी शानदार है। रिया ने कार की चमकती हुई हेडलाइट्स पर हाथ रखते हुए अनिका से कहा, मम्मा, मैंने आज एक चीज डिसाइड कर ली है, बस मुझे आपके थोड़े से सपोर्ट्स की जरूरत है। रिया की शैतानी भरी स्माइल देखकर अनिका समझ चुकी थी कि जरूर रिया के दिमाग में कोई शैतानी आइडिया घूम रहा था। अनिका ने भी बड़े प्यार से रिया से पूछा, और क्या मैं जान सकती हूँ आज मेरी बेटी ने क्या डिसाइड किया है? रिया ने कार पर हाथ मारती हुई अनिका से कहा, मम्मा, मैंने सोच लिया है कि जब मैं कॉलेज जाऊंगी तब ऐसे ही स्पोर्ट कार्स में जाऊंगी। अनिका ने अपने हाथ ऊपर रखकर अपना सर हिलाते हुए रिया से कहा, जो हुक्म मेरे आका। ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ क्रिस इरिटेट होकर अनिका से कहने लगा, प्लीज जल्दी बैठो कार में, आई थिंक हमें देर हो रही है। अनिका ड्राइविंग सीट के बगल वाली विंडो के पास आई। क्रिस ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और हैरानी से अनिका को देखने लगा। अनिका ने धीमी आवाज में बड़ी ही सॉफ्टली क्रिस से पूछा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम हमें इस कार में ले जाना चाहते हो? इस बात से क्रिस बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था। गुस्से और इरिटेशन से क्रिस ने कहा, क्या तुम चुपचाप गाड़ी में बैठ नहीं सकती? इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? वी जस्ट हैव टू गो टू द स्कूल। क्रिस को पता था अंजलि मामी यही चाहती थी कि क्रिस रिया और अनिका को इस कार में सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल ले जाएं, ताकि वहां के लोगों पर अनिका और रिया का इम्प्रेशन अच्छा पड़े। स्कूल में मेरिट से ज्यादा प्रेस्टीज पर ध्यान दिया जाता था और इसलिए अपनी माँ का कहा मानकर क्रिस अनिका और रिया को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हुआ था। हालांकि इस कार में बैठने की इजाजत क्रिस की सगी बहन श्वेता को भी नहीं थी। क्रिस ने जैसे ही कार का इग्निशन ऑन किया, कार ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। फायरिंग सुनकर रिया और अनिका अपने कान में उंगलियां डालकर पीछे हो गए। रिया के रिएक्शंस को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे लगा कि इस कार में कोई बम फिट हुआ हो और यह भी कभी भी ब्लास्ट हो जाएगी। गाड़ी का कांच फिर से उतारकर क्रिस ने अनिका और रिया से इशारा करके कहा, अब चलो भी अंदर। रिया और अनिका दोनों ने एक साथ क्रिस से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम उस गाड़ी में नहीं जाएंगे। रिया ने अपने कान में उंगली निकालते हुए कहा, क्रिस मामा, दरअसल मुझे उस गाड़ी का कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, येलो येलो डर्टी फिल्लो। ये सुनते ही क्रिस गाड़ी से बाहर निकल गया और गाड़ी को ऑफ करके अनिका और रिया पर चिल्लाने लगा, क्या मजाक लगा रखा है यह? व्हाट डू यू मीन बाय येलो येलो डर्टी फिल्लो? क्या तुम्हें पता भी है यह कार क्या चीज है? क्रिस आगे कुछ कहता उससे पहले अनिका रिया का हाथ पकड़कर सामने के गैरेज में खड़ी मर्सिडीज में जाकर बैठ गई। गाड़ी के कांच से बाहर निकलकर रिया ने क्रिस को इशारा करते हुए कहा, हाय हैंडसम क्रिस मामा, आकर इस गाड़ी में बैठ जाओ, इसे ड्राइव करने में आपको ज्यादा मजा आएगा। क्रिस को अनिका और रिया की पसंद पर ताजुब हो गया था। उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे उन दोनों को उसकी स्पोर्ट्स कार की जगह फॉर्मल गाड़ी में जाना ज्यादा पसंद था। अब क्रिस का ख्याल और भी पक्का हो गया था कि यह दोनों माँ बेटी सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल के इंटरव्यू में जरूर फेल हो जाएंगे। क्रिस मर्सिडीज की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए अनिका और रिया से कहने लगा, तुम्हारी मर्जी है, तुम ही लोगों ने यह कार चुनी है। मैं तुम्हें उस कार में इसलिए ले जाना चाहता था ताकि तुम्हारी उन लोगों के सामने कुछ इम्प्रेशन पड़े, मगर अफसोस तुम्हारा टेस्ट और चॉइस वैसी कार के लिए नहीं है। अपने छोटे भाई का एटीट्यूड देखकर अनिका को लगने लगा था कि चाहे क्रिस बाहर से कितना भी सख्त था, मगर अंदर से उसका दिल बिल्कुल अंजलि मामी और किशन मामा के जैसा ही था। मगर इस वक्त उसे छेड़ना आग से खिलने जैसा होता। इसलिए क्रिस की बातों का जवाब न देते हुए अनिका और रिया मन ही मन मुस्कुराने लगे। क्रिस को देखकर यह लगता था कि अभी अभी उसने अपनी पढ़ाई पूरी की है। क्रिस की बड़ी बहन श्वेता फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में अपना करियर बनाना चाहती थी। वह ज्यादातर अपनी पढ़ाई और लेबोरेटरी में ही बिजी रहती थी। वह घर बहुत कम आती थी। मगर अनिका के मन में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर क्रिस क्या करता था, वो क्या चाहता था और वह जिंदगी में क्या बनना चाहता था। अनिका जब ये सोच रही थी, उसकी नजर क्रिस पर जम गई थी। जब कार ड्राइव करते हुए क्रिस ने देखा कि पैसेंजर सीट पर बैठी अनिका उसे घूर रही थी, क्रिस ने अनिका की आंखों में आंखें डालकर उससे पूछा, क्या हुआ, मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो? क्रिस आगे कुछ कहे उससे पहले अनिका ने उससे पूछ लिया, क्या तुम कार रेसिंग में इंटरेस्ट रखते हो? क्रिस ने हैरानी से अनिका को देखा, फिर गाड़ी चलाते हुए कहा, हाँ, आई लव ड्राइविंग, आई वांट टू बी अ रेसर।
यह सुनते ही बैक सीट पर बैठे रिया उछल पड़ी। रिया ने अपना सिर आगे लाकर क्रिस से कहा, मामा क्या तुम अगली बार रेस में जाओगे तो हमें साथ में ले जाओगे? मुझे और मम्मा को भी कार रेसिंग बहुत पसंद है। हालांकि क्रिस रिया को साफ मना कर देना चाहता था, मगर उसे अंजलि मामी ने कहा था कि वह अनिका और रिया के साथ अच्छा बर्ताव करे। इसलिए क्रिस ने रिया के इस सवाल का जवाब न देते हुए अपना ध्यान ड्राइविंग पर रखा। लेकिन रिया ने क्रिस के कंधे पर अपना हाथ मारते हुए उसे दोबारा पूछा, मामा बोलो ना, नेक्स्ट टाइम आप कार रेसिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो क्या मुझे और मम्मा को साथ ले जाओगे? रिया के टच से इरिटेट होकर क्रिस ने बिना किसी इंटरेस्ट की बात को टालने के लिए रिया से कह दिया, हाँ ठीक है ले जाऊंगा, अब चुपचाप पीछे बैठी रहो। रिया उछलकर पीछे की सीट पर जा बैठे और अनिका से कहने लगी, वाह मम्मा, मैंने सुना है कार रेसिंग में काफी हैंडसम लड़के आते हैं, बिल्कुल मामा जैसे, टाइट पैंट, स्मार्ट जैकेट और हेलमेट पहनकर बिल्कुल रोबोट जैसे लगते हैं। रेसर के लिए रिया के यह कमेंट सुनकर क्रिस हैरान हो गया था, मगर उसने अपने आप पर कंट्रोल रखते हुए ड्राइविंग करने में ही अपनी भलाई समझी। क्रिस की ड्राइविंग पर कंट्रोल को देखते हुए अनिका को इस बात का तो पता चल गया था कि क्रिस को ड्राइविंग से बेहद प्यार था और वह एक कार रेसर बनना चाहता था। अचानक पैसेंजर बैक सीट पर बैठी रिया ने फिर से अपने मामा से पूछा, क्रिस मामा मुझे यह बताइए कि पिछली रेस में आप किस पोजीशन पर आए थे? क्रिस ने बिना सोचे बिना रास्ते से नजर हटाए रिया से कहा, फर्स्ट, मैं पिछली 3 रेसेज में मैं ही फर्स्ट आ रहा हूँ। क्रिस की बातों में ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, मगर एक कॉन्फिडेंस जरूर था जिससे इस बात का पता लगाया जा सकता था कि इस वक्त क्रिस जो कुछ भी कह रहा था वह बिल्कुल सही था। शरारती रिया ने क्रिस को उकसाने के लिए झूठ मूठ कह दिया, लायर, आई डोंट बिलीव यू। आपकी ड्राइविंग स्पीड देखकर मुझे नहीं लगता कि आप कार रेसिंग में कभी जीत सकते हो। रिया की इस बात ने क्रिस के ईगो को डायरेक्टली चैलेंज किया था। क्रिस ने अपना पांव एक्सेलेरेटर पेडल पर दबा दिया और स्पीड 140 की पार हो गई। पीछे की सीट पर बैठी रिया क्रिस की ड्राइविंग के मजे ले रही थी। तभी अनिका ने क्रिस से कहा, क्रिस प्लीज स्पीड कम कर दो, आखिर यह बच्ची है, मगर तुम तो बच्चे नहीं हो, और यह मत भूलो यह कोई रेसिंग ट्रैक नहीं हाईवे है। क्रिस समझ गया था कि अनिका और रिया की ड्राइविंग टेस्ट में क्रिस को फुल मार्क्स मिले थे। क्रिस ने स्पीड कम करते हुए कहा, 3 बार फर्स्ट आने से मैं कोई महान रेसर नहीं बन जाता। असली रेसर तो कार्तिक है, द रियल चैंपियन कार्तिक। वह मेरा आइडल है और मैं एक दिन उसी की तरह रेसिंग चैंपियन बनना चाहता हूँ। बैक सीट पर बैठी रिया ने अपने मामा की बात सुनकर अपने दोनों हाथ सर के पीछे रखकर क्रिस से पूछा, क्रिस मामा क्या आप जानते हो रेसिंग चैंपियन कार्तिक कौन है?